जिस समय पूरे विश्व में अमेरिका तक में दवाइयों का अभाव था, भारत ने बड़ी संख्या में कोई 55 देशों को औषधियों की आपूर्ति की और उस समय भी हमारा भारत की एक कृतज्ञता का भाव था। इसके साथ ही विश्व में कुछ टीके बनाने में जो अग्रणी देश थे, 100 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीका लगाने का भी एक अपने आप में तो भारत की अपनी, चाहे वो आधुनिक अनुसंधान हो और चाहे वह मतलब पूरे विश्व की मांग की पूर्ति करे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादों का उत्पादक है। चीन के बाद सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन है। भारत की टिकाऊ विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम पर्यावरण सहिष्णु विकास कहते थे, सभी क्षेत्रों में भारत की जो अपनी एक पहचान बनती जाती है। तो इसमें यह आह्वान किया जिस प्रकार से भारत पर पिछले दिनों अनेक आक्रमण हुए, गुलामी का दौर था, उससे हम स्वाधीन हुए। उस स्वाधीनता संग्राम में जैसे हमने अपना प्राणपण से पूरा प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से अब यह अमृत काल, स्वाधीनता के 75 वर्ष होने के बाद 2047 तक के इस 25 वर्ष को जो अमृत काल कहा है, इस अमृत काल में हम वापस पुनः संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम अपने आप को संकल्पित करें। और उसके लिए एक प्रकार से यह माना जा रहा है कि भारत का इन दिनों उत्कृष्ट हुआ है। हम देखें 2013 में भारत विश्व में 10वें स्थान पर आता था आर्थिक दृष्टि से। हमने रूस को पीछे छोड़ा, ब्राजील को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और हम विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में और परचेसिंग पावर पैरिटी का आधार आयु की जनसंख्या 90 करोड़ की, 15 से 64 वर्ष के बीच में, और ये संख्या 2030 तक 100 करोड़ हो जाएगी। यह विश्व की कार्यशील आयु की जनसंख्या का लगभग 24.3% होगा। विश्व के सर्वाधिक कार्यशील आयु की जनसंख्या, और अगर भारत में हर व्यक्ति को रोजगार युक्त कर दिया जाए, अभी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और कई एजेंसीज का एस्टिमेट है भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से दूर। तो कहने से यहाँ तक कि परिवार संस्था जो आजकल प्रभावित हो रही है, तो कुटुंब के प्रति जो एक हमारे संवेदना होनी चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम अपने आप को पूरी तरह से करें। इसीलिए इस बार के प्रस्ताव का जो शीर्षक है वह स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प है। और यह स्व से आशय है जब अनादिकाल से विश्व के लिए जो एक प्रकार से हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी थे और विश्व कल्याण के लिए भी हम मतलब से हमेशा संकल्पित रहे। उदाहरण के लिए एंगस मेडिसन, उसने उसको OECD देशों ने सन 2000 के आसपास कहा कि अब तुम दुनिया का पिछले 2000 साल का इतिहास लिख सकते हो। उसने हाँ की और उसे 130 विश्व स्तरीय वैज्ञानिक अपने साथ लिए, उसको चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया और उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलेनियम पर्सपेक्टिव नाम की पुस्तक लिखी। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहाँ OECD देशों का हेडक्वार्टर, वहां से प्रकाशित है। उसको उसने लिखा है कि सन 1500 तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा 34%। उसके बाद सन 1700 तक भी है 22% था। तो कहने का मतलब भारत अनादिकाल से आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध रहा है और ज्ञान विज्ञान भी। आज हम देखें तो योग को पूरे विश्व ने अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसी 21 जून को घोषित किया, जो हमारे यहाँ दक्षिणायन का दिन होता है, समर सोल्स्टिस, जिसको हम ग्रीष्मायन कहते हैं, उसको स्वीकार किया। और एक और बात महत्वपूर्ण यह है कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, उसके पहले पुर्तगाल की संसद ने 10 महीने पहले एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जो आज भी उनकी वेबसाइट में है पोर्टुगीज लैंग्वेज और इंग्लिश में। तो भारत का जो योग है वह व्यक्ति के मन, बुद्धि और शरीर में एकात्मता स्थापित करने का बहुत अच्छा साधन है। उसके यूनेस्को को 21 जून को योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस घोषित करना चाहिए। उस समय पुर्तगाल की संसद तक ने प्रस्ताव पारित किया। 2018 में भारत ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, मोटे अनाज का वर्ष, इसके स्वास्थ्य के लाभों को देखते हुए। तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमारे प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया।
अर्थात कहने का मतलब ये, अभी आज की तारीख में विश्व के अधिकांश देशों में भारत की जो एक स्वीकारोक्ति बन रही है, ऐसे में हमें अपने इस प्रभाव का उपयोग करते हुए और संपूर्ण विश्व के विकास के लिए प्रयत्न करने के लिए हमें अपना जो प्राचीन विरासत है, हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, उस सब को भी पुनर्जीवित करना और जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है उससे हमको मुक्त होकर और एक भारतीय विकास की दृष्टि देनी होगी। और इसके लिए जो हमारा एक प्रकार से एकात्म मानव दर्शन का जो चिंतन है भारत का पारंपरिक, जिसका अर्थ ये लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य, उसे परिवार के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हर परिवार समाज का सदस्य, उसे समाज के प्रति सरोकार होना चाहिए। समाज राष्ट्र का अंग है, राष्ट्र के प्रति सरोकार होना चाहिए। राष्ट्र विश्व का अंग है, इसलिए विश्व के प्रति, और विश्व में जो जीव सृष्टि, प्रकृति, इन सब के बीच में एक सामंजस्य वाला जो भारत का चिंतन है, उस चिंतन के आधार पर आज हम देखते हैं कि पर्यावरण क्षरण के कारण पिछले 100 साल में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है 1.2 डिग्री की, उसके कारण समुद्र का जल स्तर 8 इंच बढ़ गया, कई द्वीप आदि जलमग्न हो गए। और ऐसा अनुमान है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस इसी गति से बढ़ती रही, तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, तो आने वाले 100 वर्ष में धरती का जो तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर करीब 3 फीट बढ़ सकता है, यानी कई देश और तटीय देश पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो विकास के प्रति दृष्टि, टिकाऊ विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण को हमें दृष्टिगत रखते हुए और अपना विकास करना चाहिए। इसीलिए भारत ने अपना कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या कम करते हुए अब कोल के नए प्लांट्स नहीं लगा के हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के और हम एक प्रकार से अपने विकास में हमने ये घोषणा की है कि हम नेट कार्बन न्यूट्रल विकास की तरफ बढ़ेंगे और उसी प्रकार से पूरे विश्व को भी हम उसी दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। और इस प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए अपनी संपन्नता भी बढ़ानी होगी, अपना अंतरराष्ट्रीय राजनय में भी सुधार करना होगा। हमारे देश में भी हमें परस्पर बंधुता और सब 140 करोड़ लोगों के बीच में एक परस्पर सौहार्द का वातावरण बनाएंगे तो हम अपने देश की और सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी के साथ न्याय, चिकित्सा, शिक्षा, इन सारी व्यवस्थाएं देश की कैसी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सारी व्यवस्थाएं कैसी हो, जिससे कि सामान्य व्यक्ति का लोक कल्याण हो सके। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव आप सबके सम्मुख आ गया है। तो के साथ मिलन मंडली आदि कुल मिला के देश में 71,355 स्थानों पर अभी संघ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। उसमें लगभग जो है आज की तारीख में हमारा 42,613 स्थान पर 68,651 तो संघ की सीधी शाखाएं काम कर रही है और शाखाओं के साथ साप्ताहिक मिलन भी चल रहे हैं। तो ऐसा 26,877 स्थान पर 10,412 मिलन भी चल रहे हैं। कुछ मासिक मंडलियां भी चलती हैं। ऐसा मासिक मंडलियां और 200 के सभी जगह चल रही हैं। और संघ ने अपना पूरे देश में अपनी दृष्टि से जो जिलों की रचना कर रखी है, आज 911 जिले हैं, उसमें से 901 जिलों तक संघ का काम पहुंच चुका है। 1 लाख स्थानों तक संघ का शाखाएं, मिलन मंडली आदि पहुंचना ऐसी अपेक्षा की गई है। तो इस बार की प्रतिनिधि सभा में जहां चूंकि संघ के 100 वर्ष की हो रहे हैं, 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, तो एक प्रकार से यह 100वां वर्ष शुरू होने के समय अपना 1 लाख स्थानों पर संघ का काम फैल चुका होगा। और यह जो है इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत की अपनी जो पारंपरिक विश्व नेतृत्व की भूमिका रही है, उस पारंपरिक विश्व नेतृत्व और विश्व मंगल की भूमिका में भारत पुनः जाए। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वहां भी 15वीं सदी के पहले की सारी पांडुलिपियां, सारे शिलालेख केवल संस्कृत भाषा के हैं
पल्लव लिपि या देवनागरी लिपि के हैं। भारत से भी ज्यादा बड़े बड़े विशाल मंदिर उन देशों में आज है, चाहे अंकोर वाट हो या सारा। एक प्रकार से वह भूभाग भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रभावित था। दूसरी तरफ हम देखें तिब्बत आदि सभी स्थानों पर एक प्रकार से प्राचीन काल में भी भारत का भूमंडल व्यापी विश्व कल्याण के लिए एक भूमिका रही है। इसी प्रकार से भारत विश्व मंगल के लिए साधक बने, इस अपेक्षा से और इसमें देश की युवा शक्ति और सभी लोगों से आह्वान किया है। हम जिस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम में लगे थे, उसी प्रकार से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हमारी उस प्राचीन विरासत के आधार पर हम पुनः लगे। ये एक मैंने आपको प्रतिनिधि सभा के जो चर्चा और उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। 3 दिन के लिए अभी समालखा दिल्ली के पास हरियाणा में पानीपत के पास है, वहां पर एक ग्राम विकास का प्रकल्प है संगठन, और वहीं पर यह सभा होती प्रतिनिधि। केंद्र सरकार ने विक्रम संवत को लेकर न तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, न उस डेट को अपने गजट में लिया है, न कोई उसके लिए प्रोग्राम बनाया है किसी ने। तो क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए विक्रम संवत के लिए? उनकी मतलब यह कि शासन क्या करता है, संघ एकदम चूंकि शासन संघ की ओर से जो ये प्रयत्न है, और इसीलिए संघ ने अपना वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाने का भी पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रयास से आज पूरे समाज में मुझे लगता है कि इस भारतीय नववर्ष की मनाने का बहुत अच्छा मतलब जो है परंपरा शुरू हुई है। और निश्चित रूप से हमारा फिर अपना षट संवत और इस बार शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के 350वां वर्ष प्रवेश करेगा, तो उन्होंने भी उस समय अपना स्वराज का चलाया था। देश में विभिन्न प्रकार के संवत्सर रहे हैं। संघ का यह मानना है कि इन सभी संवत्सरों का पर्याप्त सम्मान होना चाहिए, और मैं संघ की ओर से या इस आज की इसमें यही कह सकता हूं कि संघ का यह पूरा प्रयत्न है कि यह समाज में स्थान पाए। और इसलिए इस बार अपना एक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ही चलाया गया शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसका प्रयत्न से अब यह शिक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि बच्चे की अंग्रेजी जन्म तिथि के साथ उसकी हिंदी तिथि पोष कृष्ण षष्ठी ये भी उसकी अंक तालिकाओं में दर्ज होगी। ये बराबर प्रयत्न किया, ऐसे प्रयास बराबर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जो बंधु हैं पत्रकार जगत के और पूरा समाज, जिस दिन लोकतंत्र है, जिस दिन समाज तय कर लेगा कि ये होना चाहिए, उस दिन हो सकता है विक्रम संवत भी आ जाए। तो संघ उसी दिशा की तरफ प्रयत्न। ये चीज बताएं, आप प्रतिनिधि सभा में एजुकेशनिस्ट है, आपका एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रथा रही शुरू से, मगर धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई। आज के ज़माने में नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि गुरुकुल पद्धति से चल रहे हैं। मतलब पद्धति तो नहीं है उनमें, मगर वो रेसिडेंशियल हैं, वहाँ पे लेक्चर। तो क्यों नहीं ये जितने नवोदय विद्यालय हैं देश भर में, उनको गुरुकुल बनाया जाए और गुरुकुल के तत्व पर उनका डेवलपमेंट किया जाए। इस बारे में क्या सोचते हैं? अब शासन को निर्णय लेना है, आप लोगों की क्या सोच है? ये आग्रह कर सकते हैं, जैसे भारतीय शिक्षण मंडल एक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा, उन्होंने देश भर में ऐसे बहुत सारे गुरुकुल भी चला रखे हैं। मुझे लगता है कि देश के सारे विश्वविद्यालय और सारे महाविद्यालय और सारे विद्यालय ये सारे ही जैसे गुरुकुल संस्कार देने का काम करता है, वैसे संस्कारक्षम शिक्षा बने, इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी संघ का उसमें नहीं है, वह अभी सरकार लाई है। तो उसमें उन्होंने हमारी प्राचीन विरासत, प्राचीन ज्ञान विज्ञान और आधुनिक जगत में भारत को कैसे विश्व नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए, तो सारा उन्होंने किया। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगे बढ़ने से सीधे सीधे गुरुकुल तो नहीं, लेकिन मूल्य आधारित शिक्षा की तरफ शायद देश आगे बढ़ सकेगा। उसमें मूल्य आधारित शिक्षा देने पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। बेसिक पेडागोजीज के लिए भी उसमें प्रयास किया गया। मूल रूप से क्या है कि मूल्य आधारित शिक्षा, मॉरल साइंस बच्चा पढ़ तो लेगा, लेकिन उसको जीवन में आचरण में नहीं लाता। तो इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेडागोजीज की बात की है। जैसे में थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन पेडागोजीज में
एक अफ्रीका में उन्होंने देखा कि एक क्लास में बच्चे आपस में झगड़ देते, एक दूसरे को मतलब जो है नीचा दिखाने का बहुत काम। उन शिक्षकों ने उन सारे बच्चों को वो पिकनिक पे ले गए, एक बड़ी टोकरी में टॉफी रख दी और एक पेड़ से लटका दी और बच्चों को दूर ले जाके कहा कि यहाँ से जो बच्चा सबसे पहले जाएगा उसको सारी ट्रॉफियां उसको मिलेगी। एक दूसरे टीचर ने उनको कहा तुम ऐसा करना, एक कोई मिलेगी, सबको खानी हो, सब एक साथ हाथ पकड़ लेना, और वहाँ अफ्रीकी भाषा में युबंटू कहते हैं, हम साथ साथ हैं उसके लिए। उन्होंने कहा तो उन्होंने नारा लगाया युबंटू, और एक साथ जोड़ के गए और उन्होंने टोकरी उतार के और मिल के गए। मुझे लगता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेडागोजीज, आजकल पेडागोजीज में एंड्रागोजी, यूटागोजी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल पेडागोजी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे शायद। नीति में यह है, अब देश में 1 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान है, 13 लाख से अधिक शिक्षक है, तो उन सबको मतलब ये करना है। मेरा पर्टिकुलर सवाल था नवोदय के लिए, नवोदय के अंदर गुरुकुल पद्धति के हिसाब से क्या सोचा है आपकी? बिल्कुल, नवोदय को गुरुकुल पद्धति और मूल्य आधारित शिक्षा का केंद्र उनको भी बनाना चाहिए और दूसरे विद्यालयों को भी बनाना चाहिए। और आवासीय विद्यालय में हर अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज सकता है, इसलिए मूल्य आधारित शिक्षा सभी, और इसकी जो प्री प्राइमरी शिक्षा की जो बात की है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुझे लगता है इस प्री प्राइमरी शिक्षा में जो बच्चों को मूल्यों का शिक्षण होगा वो उनके जीवन में आगे दिशा देने का काम करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 12 से 14 मार्च तक समालखा हरियाणा में संपन्न हुई। वहां पर भारत के आत्मबोध अर्थात स्व के आधार पर राष्ट्र के नवोत्थान और विश्व मंगल का संकल्प लिया गया। यह प्रस्ताव वहां पर पारित हुआ। उस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत किस प्रकार से विश्व मंगल का साधक बन सकता है और जिस प्रकार से भारत ने अत्यंत संघर्ष पूर्वक स्वाधीनता प्राप्त की, उसी प्रकार स्वाधीनता के 75 वर्ष होने के बाद अब जो आगामी 25 वर्ष जिसे हमने अमृत काल कहा है, उस अमृत काल में हमें किस प्रकार से संपूर्ण देश को जागरूक बनाकर देश अपना पूर्ण विकास की ओर आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व मंगल का साधक बने, इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में इस बात का आह्वान किया गया है कि भारत टिकाऊ विकास अर्थात पर्यावरण सहिष्णु विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारी कुटुंब संस्था को भी सुदृढ़ करते हुए और समाज में समरसता को आगे बढ़ाते हुए विश्व में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। आज हम देखते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, चाहे मोटे अनाज का वर्ष हो, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावों को जिस प्रकार से स्वीकारोक्ति मिली है, जिस प्रकार भारत ने अनेक देशों के खाद्यान्न संकट के समय उनको खाद्यान्न आपूर्ति करके सहायता दी है, अफगानिस्तान सहित यहाँ तक कि पाकिस्तान के लिए भी जो गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन समुद्र मार्ग से तो भारतीय जहाज ने किया है। एक प्रकार से भारत आज संपूर्ण विश्व की आशाओं का केंद्र जिस प्रकार से बनता जा रहा है, तो भारत जिस प्रकार से पूर्व में संपूर्ण विश्व मंगल का पूरक बना है, उसी प्रकार से पुनः हमारा देश विश्व मंगल का साधक बने, ऐसा आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में किया गया। यह प्रतिनिधि सभा प्रतिवर्ष होली के पूर्व या होली के बाद संपन्न होती है। इसमें 1374 प्रतिनिधि पूरे देश भर से संघ के सभी स्तर के कार्यकर्ता और 34 विविध क्षेत्रों के कार्यकर्ता वहां 3 दिन तक एकत्र आए थे और संघ की आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें ये लक्ष्य लिया है कि अभी संघ की प्रत्यक्ष जो काम है, शाखा मंडली मिलन आदि 71,000 से अधिक स्थानों पर है। अगले इस 1 वर्ष में 1 लाख स्थानों पर संघ का सीधे सीधे प्रत्यक्ष काम चले और उसके साथ ही आगामी वर्ष में संघ 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तो इसमें यह जो एक महनीय लक्ष्य लिया गया है, विश्व मंगल के लिए भारत साधक बने।